नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं सूरज सिंह आज चर्चा करने वाला हूं भारतीय राज्य व्यवस्था के जो आपके प्रीवियस ईयर 2017 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आपको लगातार आप देखेंगे कि 2012 से हमने आपसे बताया था कि 2012 से 2022 तक जितने आपके क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के, यानी सारे सब्जेक्ट के हमारी टीम क्या करेगी, आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएगी। ठीक है, उन सभी मित्रों विद्यार्थियों को सहृदय धन्यवाद देता हूं जो आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट के माध्यम से, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके जो हमें मोटिवेशन आप लोग देते हैं। इससे हमें और ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों को कितनी अच्छे से अच्छी क्वालिटी और जो भी मैटर हो आपको अच्छे से अच्छे दिया जा सके। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, आप देखेंगे और आपने सुना होगा कि महाभारत में जो आप देखते हैं अर्जुन के सारथी होते हैं कृष्ण। तो आपको कुरुक्षेत्र में, यानी जो आपका कुरुक्षेत्र है, जो आपका रणभूमि है, वह क्या है? आपका एग्जाम है। उस एग्जाम को आपको कैसे क्वालिफाई करना है, आपके वहां पे शत्रु कौन है, आपको उनके विजय कैसे प्राप्त करनी है, एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है, तो आप अपना एक सारथी चुनिए। जिस प्रकार अर्जुन ने अपना सारथी कृष्ण को चुना था, लेकिन आप जो योद्धा हैं, आपको योद्धा कर्ण जैसा बनना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कर्ण जैसा योद्धा आपको बनना पड़ेगा। आप देखेंगे कि महाभारत में जो कर्ण होते हैं, कर्ण उस कुरुक्षेत्र में सबसे अच्छे धनुर्धर और सबसे अच्छे योद्धा होते हैं। कर्ण को युद्ध में हराया जाता है और अर्जुन को जिताया जाता है। आप देखेंगे कि जब कर्ण अपने धनुष से बाण को चलाते हैं अर्जुन के रथ की तरफ, तो अर्जुन के रथ पीछे की तरफ हट जाते थे। इतना बड़ा योद्धा पीछे हटने का आप देखेंगे कि उस रथ पे जो तीनों लोक के पालनहार हैं, यानी कृष्ण उस पे विराजमान है, जिनके सिर पर माना जाता है पुराणों में कि शेषनाग के सिर पर क्या है, जो पृथ्वी ये घूमती रहती है। उन्होंने अपनी भुजाओं से रथ को जकड़ा हुआ है और उस रथ के पताके पर हनुमान जी विराजमान है। फिर भी इतने लोग अर्जुन के रथ की रक्षा करते हैं, लेकिन अर्जुन जब कर्ण अपने बाण चलाते हैं तो फिर भी उनके क्या होते हैं, रथ पीछे हट जाते हैं। और जब अर्जुन अपने बाण चलाते हैं तो कुछ ही कदम कर्ण के रथ पीछे हटते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जो धनुर्धर बनना है, योद्धा बनना है, तो कर्ण जैसा बनिए और आपको सारथी कृष्ण को चुनना होगा। और आपके इस युद्ध में, इस रणभूमि में आपके सारथी कौन है? आपकी किताबें हैं, आपके जो नोट्स हैं वो हैं। तो चलिए अब हम क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वह क्या है। पहला प्रश्न है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम की बात कर रहा है। यहां पर गणपूर्ति या कोरम कितनी है? पहला ऑप्शन आपको यहां पे दिया हुआ है कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, यानी सदन में जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों के 6वें भाग की बात कर रहा है। फिर कह रहा है, यानी यहां पे आप देखिए सदन जैसे होता है, किसकी बात कर रहा है? सदन की बात कर रहा है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543, और राज्यसभा में 200
545 सदस्य होते हैं। आप कहेंगे कि सर हमने तो 545 पढ़ा है, लेकिन जो एंग्लो इंडियन के जो राष्ट्रपति द्वारा जो 2 सदस्य चुने जाते थे उन सदस्यों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम इसको बता रहे हैं कि कैसे जो सदस्य इसमें चुने जाते हैं। फिर है बी ऑप्शन कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। सी कह रहा है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो इसको समझने से पहले इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले हम समझते हैं कि गणपूर्ति क्या होती है, यानी कोरम क्या होती है। गणपूर्ति हम किसे कहते हैं, यानी कोरम किसे कहते हैं। तो संसद में जो गणपूर्ति या कोरम होता है, यानी सदस्यों की क्या होती है, वह न्यूनतम संख्या होती है, यानी जो मिनिमम नंबर होते हैं जिनकी उपस्थिति से क्या होता है, सदन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि लोकसभा में 543, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, यानी 10वां भाग। यानी अब जैसे यहां पे 543 सदस्य हैं, तो कैसे इनको 10वां भाग होगा। मान लीजिए यहां पे कितना है, 543 सदस्य हैं, इसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहां पर आएगा जो 54.3 के लमसम आएगा लगभग। ठीक है, इसी प्रकार यदि राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में आपके 245 हैं, इसको भी हम 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा, लगभग 24.5 के आसपास आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 24.5। यानी इतने सदस्य, जब भी सदन जो 10वां भाग यानी गणपूर्ति के लिए बात करता है तो लगभग यानी 54 सदस्य, यानी यहां पर आपके क्या होंगे, 55 सदस्य होने चाहिए। अब ये नहीं कि किसी को काट छांट के आप वहां पे बैठाएंगे, जो भी व्यक्ति होगा वो पूर्ण रूप से होगा। 200 यानी 24 यहां पर हैं, यानी यहां पर लगभग 25 सदस्य होने चाहिए। यही होता है लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, यानी 10वें भाग के बराबर होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 क्या कह रहा है और सूची 2 क्या कह रहा है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन, यहां पर का परिसीमन होगा। ठीक है, पहला कह रहा है 61वां संविधान संशोधन, दूसरा कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, यहां पर 2 है 42वां संशोधन अधिनियम से हटाया जाना, तीसरा है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया जाना, 38वां संशोधन, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, 44वां संशोधन। यहां पर आपके कूट दिए गए हैं, इस कूट की मदद से आपको इसको क्या करना है, मैच करना है, यानी मिलाना है। तो पहला देखिए कैसे हम, मान लीजिए यहां पर आपको नहीं पता है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, लेकिन आप बार बार सुनते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसकी चर्चा हमने किया था कि मौलिक अधिकार को क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसको भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300A में क्या है, रख दिया गया। ठीक है, तो किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर रखा गया है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में रख दिया गया। फिर अब देखिए कि बी का 4 से किसमें है, कूट पहले मिलाते हैं। तो बी का 4 आप देखेंगे कि बी ऑप्शन में भी दिख रहा है और सी ऑप्शन में, यहां पर आप देखेंगे। तो जब इस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या किए, ए को एलिमिनेट कर देते हैं और डी को भी एलिमिनेट कर दे। यानी अब हमारा जो मामला है वह अब पहुंच चुका है कितने पे, अब हम 50-50 के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं कि या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। फिर आपने एक जो तीसरा यहां पर दिया गया सी ऑप्शन में, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना।
यानी जो आपके मत देने की उम्र थी, किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह हुआ था, यानी 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मत की आयु, यानी जो आप मत देते हैं यानी वोट करते हैं इलेक्शन में, उसे क्या किया, 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो अब देखिए कि सी का 1 से किस में होगा। सी का 1 आप देखेंगे तो बी में भी है और सी में भी है। अभी भी बी और सी हम पहुंच नहीं पाए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप पहले चलते हैं कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जब मतलब जोड़ा गया तो वो क्या था, 42वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यानी इतना ही नहीं, जब उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, और 3 नए शब्द क्या थे, पंथ निरपेक्ष था। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 3 नए शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। तो अब देखेंगे कि डी का 2 से कौन है, तो डी का 2 आप देखेंगे तो सी में है, लेकिन बी में क्या है, 3 है। तो 3 तो होगा नहीं, तो क्या होगा, 3 आपका बच रहा है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिशमन किसमें होगा, 38वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर आपका सी होगा। क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। यानी प्रश्न का पूछने का मतलब है ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत के संविधान में भी है और अमेरिका के संविधान में, दोनों एक दूसरे से मेल खाती हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, दूसरा कह रहा है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है, चौथा कह रहा है उच्च सदन में कुल मनोनीत सदस्य होते हैं। यानी कुछ मनोनीत सदस्य की बात करें। ऑप्शन आपके यहां पे दिया है, केवल 1 सही होगा, बी कह रहा है केवल 3 और 4 सही होगा, सी कह रहा है 1, 3 और 4 सही होगा, डी कह रहा है केवल 2, 3 और 4 सही होगा। इसमें से सही उत्तर क्या होगा। हम चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। यहां पे क्या कह रहा है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती हैं। यानी भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास है। ये तो हो गया भारत में, लेकिन अमेरिका में नहीं। अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह राज्यों के पास होती हैं। जैसे दूसरे में दिख रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, तो ये क्या है, अमेरिका में दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, अमेरिका में। यानी भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती हैं और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होती हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि 1 और 2 तो नहीं होगा। अब देखिए जहां पर 1 और 2 ऑप्शन में आपके दिख रहे हैं उसको पहले एलिमिनेट कर लीजिए। यानी सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब आपके पास बचते हैं ए और बी। ए और बी में से कोई एक सही होगा। तीसरा ऑप्शन आप देखते हैं राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। तो आप देखेंगे कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है और भारत का राष्ट्रपति दोनों के पास वीटो की शक्ति होती है। दोनों की वीटो की शक्ति में अंतर क्या होता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति होती है उसके पास कोई भी जब अध्यादेश या कोई भी जाता है तो क्या करता है, उसको मानने के लिए जब उसके पास जाता है तो वह उसका प्रयोग केवल 10 दिन की, यानी पॉकेट वीटो की जो शक्ति है केवल 10 दिन के लिए कर सकता है। यानी अमेरिका के पास कितने दिन की होती है पॉकेट वीटो की शक्ति, 10 दिन की होती है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति होती है उसकी समय सीमा का निर्धारण नहीं है। यानी समय सीमा का निर्धारण नहीं होता है, समय सीमा का निर्धारण नहीं है। चाहे वह राष्ट्रपति चाहे जितने दिनों तक
अपने पास रख सकता है। इसका उदाहरण है आपके पास, आप देखेंगे कि जब भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था, तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में उस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, वीटो यानी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया था। भारतीय डाक विधेयक क्या था? भारतीय डाक विधेयक में यह था कि कोई भी पत्र यानी चिट्ठी है उसे क्या कर सकती है, सरकार खोल के जब चाहे मतलब पढ़ सकती थी। तो इससे क्या होता, लोगों की निजता के अधिकार का हनन होता। इसलिए ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, इसको अपनी मंजूरी नहीं दी, इसको क्या किया, पॉकेट वीटो, यानी इसका पॉकेट वीटो का नाम इसलिए रखा गया कि जब भी विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लेता है, यानी मेज पर, या उसे क्या करता है, प्रस्तुत ही नहीं करता है। ठीक है, यदि भेज दिया पुनः तो क्या होगा, यदि पुनः वह भेजता है संसद के पास तो क्या होगा, मतलब मानने के लिए क्या होगा, बाध्य हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, उसे पुनः भेजता नहीं है, वो उसे अपने पास रख लेता है, इसीलिए इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। फिर अगला कह रहा है, तो आपको तो हो गया यहाँ पे तीन, ए ऑप्शन में 3 भी है और बी में भी क्या है, 3 है। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो अमेरिका के उच्च जो सदन होता है, उच्च सदन कौन होता है, राज्यसभा होता है। तो उच्च सदन में सभी सदस्य क्या होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ठीक है, यानी 12 सदस्यों का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, कला के क्षेत्र से हो, साहित्य के क्षेत्र से हो, यानी इन सभी क्षेत्रों से क्या करता है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो इस तरह क्या होगा, यहां पे लिखा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो यह भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और इसका सही उत्तर क्या होगा, ये होगा कि राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो की शक्ति है। सिर्फ इतना लिखा है, यदि वहां पे समय सीमा दे देता तो अलग हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ यानी राज्यों की संघ की संकल्पना का प्रारूप किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से और स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो जो राज्यों की संघ की बात करते हैं तो वह हमने लिया था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। ठीक है, ये ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए गए थे, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए गए थे, या स्विट्जरलैंड से क्या क्या, इन सब की चर्चा हम क्लास में करेंगे। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको क्या होगा, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से और एप्लीकेशन पे क्या होंगे, आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ये कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, कथन कह रहा है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें। कूट कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है तथा आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है तथा आर सही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पहला कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र। आप देखेंगे कि जब केशवानंद भारतीवाद होता है, केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा जाता है कि जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा के अवधारणा की तहत किसी भी मामले का क्या कर सकते हैं, पुनरीक्षीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो गया आपका, यानी ए सही हुआ जो अभी कथन है। कथन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं ली गई हैं। तो आप अभी इससे पहले वाला जो प्रश्न हमने देखा, आप देखेंगे यहां पर कि राज्यों की संघ की संकल्पना को कहां से प्राप्त किया गया है। तो इसका क्या हमने उत्तर बताया था कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से हमने लिया था। तो दूसरे देश से हमने लिया था, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से कौन कौन सी चीजें हमने लिया था।
तो उन सब का, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपका मेंस का क्वेश्चन है, जब यूपीएससी में पूछता है तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो यही कारण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है तो नहीं, ठीक है, ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए का क्या कह रहा है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो यही क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकरिया आयोग का सदस्य था। इसकी चर्चा हमने बार बार किया था, बार बार किया है। सरकरिया आयोग क्या है तो हमने आपसे बता दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो हमने पहले के क्वेश्चन कराए हैं 2012 से लेकर अभी तक, उन सबको आप क्या करिए, देखते रहिए। तो सरकरिया आयोग का जो सदस्य थे वो डॉक्टर एस आर सेन थे। कौन थे, डॉक्टर एस आर सेन थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलाना है। सूची 1 यहां पर दिया गया है, सूची 2 यहां पर है, ठीक है। पूछ रहा है राज्य, गुजरात में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, 9 दिया है यहां पर, कर्नाटक में 11, केरल 12, उड़ीसा 10। अब इसका सही मिलान करना है, जो आपके कूट दिए गए यहां पर उसी की सहायता से हमें मिलाना है। तो आप देखेंगे यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 11 है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो सदस्य हैं वो कितने हैं राज्यसभा में, 12 हैं। केरल में कितने हैं, केरल में आप देखेंगे तो केरल के 9 हैं, और आपके पास बच रहा है उड़ीसा, उड़ीसा में कितने हैं, 10 हैं। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर है आप मिलाइए, गुजरात का 11, यानी गुजरात में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 11 है। तो आप देखिए कि ए का 2 से मिलान करना है, तो ए का 2 किस में है, सी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। इसी प्रकार हम अन्य राज्यों की बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 31 हैं, यानी सभी राज्यों में सबसे अधिक जो सदस्य हैं राज्यसभा में वो कहां से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। इसी प्रकार लोकसभा में भी जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में राज्यसभा के जो सदस्य हैं 19 हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में 18 हैं। बिहार की बात करते हैं, बिहार में 16 हैं। पश्चिम बंगाल में 16 हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 11 हैं, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान की बात करें राजस्थान में 10 हैं। असम में की बात करते हैं, असम और पंजाब, असम और पंजाब की बात करें तो वहां पर 7-7 सदस्य हैं। इसी तरह अब तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को, वहां पर भी 7 हैं। झारखंड की बात करें, झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ 5, जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं वहां पर जम्मू कश्मीर में 4 हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे 3 है। उत्तराखंड में 3 है। अरुणाचल प्रदेश में 1 है। गोवा की बात करें तो गोवा में भी आपके जो सदस्य हैं वह 1 है। अरुणाचल प्रदेश में 1 है। गोवा की बात करें तो गोवा में 3 है। और फिर हम मणिपुर की तरफ बढ़ते हैं तो मणिपुर में जो पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखेंगे मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम 1 है, त्रिपुरा 1 है। इसी प्रकार आप जो देश की राजधानी है दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1 है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप या लक्षद्वीप, इन सब में राज्यसभा में सदस्य की संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहां से और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ ले प्रश्न कि राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा में सर्वाधिक, यहां से भी प्रश्न पूछते हैं, राज्यसभा में सर्वाधिक जो सदस्य हैं किस राज्य के हैं, यानी सर्वाधिक सदस्य राज्यसभा में, ठीक है। तो सर्वाधिक सदस्य राज्यसभा में किन किन राज्यों से हैं, तो वह 4 राज्य याद कर लीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न पूछते हैं। तो वह 4 राज्य हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, अभी हमने उसकी चर्चा किया था, उसमें कहा कितने हैं, 31 हैं। फिर दूसरा है आपका महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में कितने हैं? 19 हैं। हम लिख देते हैं इसको आपको। उत्तर प्रदेश में कितने? 31। अर्पित बोलते जाइएगा दीपक आप तो। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 19 हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि तमिलनाडु, पूरा नाम बोलते जाइए ना। तमिलनाडु में आप देखेंगे 18 हैं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 16 हैं। तो इसका एक ट्रिक आप याद कर लीजिए कि इसका ट्रिक है कि उमा तमिल राज्य के पब में गई। कहां गई? उमा तमिल राज्य के पब में गई। कहां गई? पब में गई। तो ऊ से आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश, म से आपका महाराष्ट्र, तमिल से तमिलनाडु और पब से आपका पश्चिम बंगाल। ये है ट्रिक याद करने का कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किन किन राज्यों से आते हैं। ठीक है, तो ये 4 राज्य आप याद कर लीजिए, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लोकसभा की यदि बात करें, लोकसभा में सदस्य सर्वाधिक किन किन राज्यों से आते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं और आप याद करेंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य किन किन राज्यों से हैं? सर्वाधिक सदस्य, तो इसका आप ट्रिक याद कीजिए कि उमा पब में गई। कहां गई? इसके पहले तो हमने बात किया था कि उमा कहां गई? तमिलनाडु के पब में गई। लेकिन लोकसभा की बात करते हैं तो यहां पे आप लिखिए कि उमा पब में गई। उमा पब में गई। कहां गई? उमा कहां चली गई? पब में चली गई। ऊ से क्या हो गया आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं आपके? उत्तर प्रदेश में आप 80। म से क्या हो गया आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपके जो लोकसभा के सदस्य हैं कितने हैं? 48 हैं। प से आपका क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वहां पे तमिलनाडु आ गया था, यहां पे क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने आपके हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल में आपके 42 हो गए। अब यहां पे आपका जो ब है वो हो जाएगा बिहार। और बिहार में जो लोकसभा के सदस्य हैं वो कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, तो ये रहा सर्वाधिक लोकसभा में सदस्य किन राज्यों में सबसे अधिक है। तो पहला आपका उत्तर प्रदेश, यानी उमा पब में गई। उ से उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र, प से पश्चिम बंगाल, ब से बिहार। ठीक है, अब चलिए और क्या क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके चाहे वनडे के एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस को या कभी कभी जो यूपीएससी है ना, वो भी क्या करती है, यहाँ पे आपके साथ गेम खेलती है। तो अभी हमने देखा कि लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लेकिन यदि आपसे यहीं पे क्वेश्चन आपसे कहां से पूछ दे? विधानसभा के बारे में, यानी विधानसभा में सर्वाधिक सीटें, विधानसभा में सर्वाधिक सीटें जो हैं किन राज्यों से हैं। तो विधानसभा की यदि हम बात करते हैं तो विधानसभा में 4 सीटें, यानी अब यहां पे क्या होगा? उपमा बिहार की विधानसभा का। इसका ट्रिक क्या है? उपमा बिहार की विधानसभा का, उपमा बिहार की विधानसभा का, यानी जो उपमा दी जा रही है वो किसको दी जा रही है? बिहार की विधानसभा का। तो ऊ से आपका क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सीटें हैं कितनी हैं? 403 है। कितनी है? 3 है। प से आपका पश्चिम बंगाल, क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, हम इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 294। 294। म से आपका क्या हो गया? म से महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में कितने हैं?
288 यानी 288, कितने हैं? 288 हैं। फिर उपमा कहाँ की आप दे रहे हैं? बिहार की दे रहे हैं, तो बिहार में जो सदस्य हैं विधानसभा के कितने हैं? तो 243 यानी 243 सदस्य यहाँ बिहार मतलब विधानसभा से हैं। तो यह हो गया विधानसभा का सर्वाधिक जो राज्यों में सीटें हैं उनका। ठीक है, ये है आपका ट्रिक। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, 3-4 ट्रिक हैं और ये कभी आपको भूलेगा नहीं। ये तो हमने बात कर लिया विधानसभा की। ठीक है, अब चलिए, अब हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आप देखेंगे कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन ए, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कथन आर कह रहा है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कह रहा है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श संहिता, यानी आदर्श आचार संहिता क्या होती है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा क्या होता है? निर्मित किया जाता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा, यानी जो घोषणा करती है उससे संबंधित क्या करती है? प्रेस यानी विज्ञप्ति जारी करती है। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है उसी समय से और जब तक प्रभावी हो जाता है और जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये क्या होता है? आदर्श आचार संहिता लागू रहता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो आदर्श आचार संहिता संसद नहीं करता है, आदर्श आचार संहिता जो अधिनियमित यानी पारित करता है वह निर्वाचन आयोग करता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए सही। ये क्या होगा? ए सही होगा, परंतु आर क्या होगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, यानी 1952 में। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था और इसकी पहली जो बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत करता है? यानी ये अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 263 के तहत हमने अभी चर्चा इसकी कई बार किया था सरकारिया आयोग के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों में क्या हुआ था? विवाद का समाधान करने एवं उनमें परस्पर सहयोग की भावना से क्या होगा? जब उनमें परस्पर सहयोग की भावना होगी, तो जब परस्पर सहयोग की भावना होगी तो उससे क्या होगा? क्षेत्र के विकास की क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। तो राष्ट्रपति ने क्या किया कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया, यानी इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? राष्ट्रपति। अब ये अंतरराज्यीय परिषद होता है इसका गठन किस सिफारिश पर किया गया था? तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। समय क्या था, यानी तिथि कभी कभी पूछ लेता है, तो 28 मई 1990 को क्या किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अब जो सरकारिया आयोग, जो ये अंतरराज्यीय परिषद है, हमने तो अभी सरकारिया आयोग देख लिया, लेकिन जो अंतरराज्यीय परिषद है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इसके सदस्य कौन होता है? यदि हम इसके सदस्यों की बात करते हैं, अंतरराज्यीय परिषद के सदस्यों की हम बात करते हैं, तो जो राज्य है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। जिन राज्यों में यदि मुख्यमंत्री नहीं है, मान लीजिए आपातकाल की स्थिति है या किसी प्रकार के वहां पर मुख्यमंत्री का वहां पे शासन नहीं है तो वहां पे क्या है? या तो राज्यपाल वहां का देखभाल करता है या तो राष्ट्रपति देखता है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या होता है? इसका वहां पर सदस्य हो जाता है, या राष्ट्रपति किसी को मनोनीत कर देता है वहां पर उसके कार्यकाल को देखने के लिए, तो देखता है। ठीक है, तो यह हुआ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नीति निमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। ठीक है, मित व्ययिता का प्रस्ताव बजट की मांग से एक निर्दिष्ट राशि घटा दिया जाए।
सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है? बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिया जाए। और लेखा अनुदान क्या है? बजट की मांग को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। तो सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न को आप देखेंगे कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो बड़े प्यार से और धैर्यपूर्वक प्रश्न को आप पढ़िएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके 150 क्वेश्चन के उत्तर आपको आए, यह जरूरी नहीं, क्योंकि यह जो पेपर है माइनस मार्किंग होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं आप उसे जरा सा भी टच ना करें, क्योंकि आप उसको टच करते हैं, यदि गलती हो जाता है तो आप क्या होंगे? माइनस में। हाँ, आप गेम खेल सकते हैं जब आपके पास 50-50 का चांस हो, ए बी या बी सी या सी डी, ऐसे कुछ आपके जब 50-50 है तो वहां पर आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि वहां पर आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है? लेखा अनुदान, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? डी होगा। लेखा अनुदान यानी बजट मांग को पूर्ण करने से वित्त वर्ष के लिए पारित करना। लेखा अनुदान क्या होता है? यानी लेखा अनुदान की जो मांग होती है, लेखा अनुदान मांग यानी बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांग के सदनों से पारित होने के मध्य के जो समय में यानी प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु क्या किया जाता है? लेखा अनुदान किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? बजट मांग को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची यानी थर्ड अनुसूची की बात, शेड्यूल की बात कर रहा है। तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए शपथ, पद की शपथ का प्रारूप पहला। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसका जो सही उत्तर है उसका सही उत्तर कूट के माध्यम से चुनना है। तृतीय अनुसूची के अनुसार कौन कौन क्या करता है? शपथ लेता है। तो तृतीय अनुसूची यानी भारतीय संविधान का जो तृतीय अनुसूची है उसमें शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। इस तृतीय अनुसूची में कौन कौन शपथ लेता है? तो तृतीय अनुसूची में आप देखेंगे जो संघ के मंत्री होते हैं, संसद के निर्वाचित अभ्यर्थी जो हैं, संसद के जो सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानसभा के निर्वाचन के अभ्यर्थी और राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ तृतीय अनुसूची के आधार पर लिया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान है यानी राष्ट्रपति का जो शपथ या प्रतिज्ञान है, आप देखेंगे कि 3 वाला जो यहां पर दिया गया है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति जो अपना शपथ लेता है वो तृतीय अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं लेता है। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 है, 60 के अकॉर्डिंग क्या करता है? राष्ट्रपति अपना शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 3 किन किन में दिया गया है कोर्ट में। तो पहले ऑप्शन में 1 और 1 2 3 दिया, तो क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, ए भी नहीं होगा। बी की बात करता है 2 3 4, इसमें भी 3 है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी कह रहा है 1 2 4, क्योंकि इसमें 3 नहीं है तो इसलिए क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है सी होगा। डी यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ए रहा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रोटेम्प्ट स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम्प्ट जो स्पीकर होता है किसको नियुक्त किया जाता है? देखिए यहां पर किस तरह के आपके ऑप्शन की जो डिजाइन की गई है आपको फंसाने के लिए। देखिए पहला कह रहा है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, जो पिछली लोकसभा थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष को। फिर कह रहा है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सी कह रहा है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। डी कह रहा है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। कितना अच्छा डिजाइन किया है। यहां पर 3 में देखेंगे क्या लिख रहा है? पिछली लोकसभा, पिछली लोकसभा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। पिछली लोकसभा के ना अध्यक्ष को किया जाता है, ना कि उपाध्यक्ष को, ना ही विपक्ष के नेता को।
जो भी प्रोटेम्प्ट स्पीकर नियुक्त किया जाता है, नवनिर्वाचित जो नया लोकसभा बनता है, लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उन वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को क्या किया जाता है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह के जो फैक्ट क्वेश्चन है आपको क्या करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद आपका 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी दैहिक संरक्षण की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी जीवन जीने का अधिकार की बात करता है। कह रहा है एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सकीय सहायता करना। यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको आप चिकित्सकीय सहायता कैसे आप देखेंगे कि आपके जो क्षेत्रीय स्तर पर क्या होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो किसी व्यक्ति को पैसे नहीं है, वह गरीब है, लेकिन उसे क्या जीवन जीने का अधिकार है, तो उसको चिकित्सकीय सहायता कौन प्रदान करेगा? इस मूल अधिकार है तो प्रदान कौन करेगा? सरकार कराएगी। फिर कह रहा है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। यदि किसी फैक्ट्री पे या कहीं भी काम हो रहा है, किसी महिला के साथ यह लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है, तो उसको संरक्षण कौन देगा? सरकार देगी। ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ गया। फिर कह रहा है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। तो पानी की गुणवत्ता यानी आज देख रहे हैं कि वर्तमान समय में गंगा स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। यमुना की बात करें तो यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, जो फैक्ट्रियों द्वारा क्या किया जा रहा है, केमिकल लगातार उसमें बहाया जा रहा है। हम मनुष्य, हम भी उससे दूर नहीं है। हम भी क्या करते हैं, हम लोग भी अपने जो घर के कचड़े होते हैं इधर उधर फेंकते हैं, यानी पर्यावरण को हम क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो इसका भी यानी सभी लोगों को क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये तीनों के तीनों नहीं आएंगे। कह रहा मृत्युदंड, तो मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, यदि आप कोई कुकृत कार्य करते हैं और उस कुकृत कार्य के आधार पर आपको यदि न्यायालय द्वारा आपको क्या किया जाए, मृत्युदंड की सजा दी जा रही है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करा रहे तो वहां पे चर्चा किया था कि वर्तमान की जो घटना दिल्ली में घटित हुई मेहरौली के पास, कि एक लड़के द्वारा अपनी प्रेमिका को क्या किया गया था, 35 टुकड़ों में काट दिया गया था। यदि न्यायालय क्या करे, उसको मृत्युदंड की सजा दे, तो क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। और ऐसे लोगों को हमें लगता है कि फांसी की सजा देनी ही चाहिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो अपना देखेगी, उनका डिसीजन क्या है, जो भी होगा वह लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। बी कह रहा 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। सी कह रहा यद्यप चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो हम देखते हैं क्षेत्रीय परिषद, यानी क्षेत्रीय परिषद क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। यहां पे कह रहा तो जो क्षेत्रीय परिषद है क्या है, क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, न कि यह संवैधानिक संस्था, जिसका गठन राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लक्षण नहीं पूछा था, तो यह क्या है, यही नहीं होगा, यानी जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा। ठीक है, बाकी सभी क्या है, सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अभी कथन कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब हम भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उस प्रस्तावना में देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के इस तारीख से इतने तक क्या है दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है भारत का अपना एक संविधान है, तो भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, ए तो क्या होगा, ऑप्शन दिया एक ए और आर दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों तो सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है नहीं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए।
पहला उत्तर ऑप्शन दिया है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरा कह रहा है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा कह रहा है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। चौथा कह रहा है उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। आपके यहाँ पे कूट दिए गए हैं, तो पहले हम समझते हैं फिर प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि राज्यपाल को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, जबकि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ए वाला क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा। फिर मतलब एक क्या हो गया? अब उसके बाद हम पहुंचते हैं कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो अनुच्छेद 168(1) के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का क्या होता है? हिस्सा नहीं होता है। तीसरा कह रहा है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अनुच्छेद 171 के अनुसार आप देखेंगे साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, सहकारिता और समाज सेवा में जो विशेष ज्ञान रखते हैं, जिनके पास अनुभव होता है, उन अनुभव रखने वाले 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है? राज्य विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। फिर कह रहा उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को कुछ मामलों में, जैसे मृत्यु दंड को यदि छोड़ दिया जाए, तो मृत्यु दंड को छोड़ दिया जाए तो कुछ मामलों में उन्हें क्या है? दंडादेश में के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। यदि मृत्यु दंड की जो सजा को कम करने का है वो किसके पास है? वह राष्ट्रपति के पास है। तो जो इसका सही उत्तर है उसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3, यानी राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। सही है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये क्या है? ये भी सही है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। 6 मास से अधिक नहीं, दूसरा है 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, और चौथा असीमित समय के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन, 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। तो आज का रहा यहां तक का। ठीक है, आज हमने लगभग 18 क्वेश्चन जो 2017 में आपके प्रीलिम्स में पूछे गए थे भारतीय राज्य व्यवस्था से, उसको हमने सॉल्व कर लिया। कल की क्लास में यानी अगली क्लास में हम 2018 के क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।